बहुत बहुत स्वागत है आपका पुष्कर सिंह धामी जी हमारे पंचायत के मंच पे। जी धन्यवाद, नमस्कार। क्या होता है कि आम तौर पर जो युवा बैट्समैन होते हैं सबसे उन्हें स्लॉग ओवर्स की जिम्मेदारी दी जाती है कि जाओ और मारो। तो 50 ओवर में से करीब 48 ओवर का इस्तेमाल हो गया, 2 ओवर बचे, समय कम पड़ेगा जनता को समझाने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं। नहीं, अब जितने भी ओवर बचे हैं हम पूरे रन बनाएंगे, उसमें टीम को जिता देंगे, टीम को जिताएंगे, लक्ष्य पूरा करेंगे। तो हमें तो ये भी पता चला कि आपके हाथ में ये जो चोट लगी है वो भी क्रिकेट के मैच में ही लगी है। जी हाँ, मैत्री मैच चल रहा था। हाँ। और चोट लगी, लेकिन कोई नहीं, छोटी चोट है, ठीक हो जाएगी। अपना काम लगातार कर रहे हैं, चल रहा है लगातार काम। तो पुष्कर सिंह धामी जी बैटिंग करना पसंद करते हैं, मतलब ये चोट लगी कैसे आपको, किस रोल में? ये तो खैर बैटिंग करते हुए लग गई थी, बैटिंग में नहीं। मैं चूंकि रन लेते समय रन आउट नहीं हुआ, लेकिन गिर गया। पर टीम को जिता के रहे। हाँ, टीम जीती हमारी। जी जी। एक चुनाव के समय में तेजी से मुख्यमंत्रियों को बदलना, क्या आपकी पार्टी एक बहुत बड़ा रिस्क ले रही है? नहीं, देखिए, कभी कभी ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं और पार्टी की सरकार वही है, वही सरकार है, वही पार्टी है, सब कुछ वही है, बस चेहरा बदल गया। युवा चेहरा हो गया है। हाँ, आप युवा कहिए या कोई भी, चेहरा मेरा आ गया है, बाकी सरकार वही है, नीतियाँ वही हैं। चूंकि मैंने क्रिकेट से ही तुलना शुरू की थी, तो यहाँ पर एक बार फिर मेरे जहन में यही आ रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम में भी आमतौर पर ऐसा हो जाता था कि जो सबसे युवा, अगर महेंद्र सिंह धोनी बन गए, लेकिन टीम में सचिन तेंदुलकर भी हैं, राहुल द्रविड़ भी हैं, कोई दिक्कत आती है उस हिसाब से कि एक युवा चेहरे की बात हम क्यों सुने? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं छोटा हूँ तो सभी का स्नेह मिलता है, सभी का दुलार मिलता है, और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होती। अपने बड़ों से मैं सीखता हूँ, जितने भी जो हमारे मंत्रिमंडल में भी हैं, पार्टी में भी हैं, सभी वरिष्ठ हैं और सबका एक बड़ा लंबा अनुभव है। और उनके अनुभव से, उनके पीछे की चीज़ों से हम, चाहे सरकार हो, संगठन हो, हर जगह उनका जो भी अच्छा उपयोग हो सकता है पार्टी के लिए, सरकार के लिए, वो करते हैं। हालांकि हमारे ही मंच से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब आए तो उनसे मैंने पूछा कि कौन होगा चेहरा आपका, उन्होंने कहा कि धामी जी होंगे। हड़क सिंह रावत आए, उन्होंने कहा कि मेरा छोटा भाई है, चेहरा वही होंगे। पार्टी में सब कुछ सेटल हो गया है या चुनाव के समय थोड़ा ढका जा रहा है चीज़ों को, मनमुटाव को? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी में देखिए कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि किसी ने कभी भी इस प्रकार की बात की हो। और हमारी पार्टी हमेशा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाली पार्टी है। एक भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसमें किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी कोई दायित्व दे दिया जाता है, और जब दायित्व दे दिया जाता है, जिसको आगे कर दिया जाता है, तो सारे लोग उसका सहयोग करते हैं, सब लोग करते हैं। और ऐसा उत्तराखंड हो या देश में बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर युवाओं को, नौजवानों को, और सामान्य से सामान्य स्थितियों से आए हुए लोगों को जो दायित्व दिया गया है, उन्होंने उस दायित्व का निर्वाह किया है। सारी पार्टी के लोगों ने उनका साथ दिया है। पहाड़ पर रहने वाले लोग बहुत सरल होते हैं, लेकिन पॉलिटिकली बड़ा कठिन स्टेट है ये। आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं कि इतने कम समय में आप एक ढांचा दिखा पाएं कि देखो ये मेरे काम का मॉडल है? नहीं, देखिए, मैं जिस दिन से मुझे जिम्मेदारी मिली है, चूंकि मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, और एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अभी तक जितने भी सालों से मैं पार्टी का काम कर रहा हूं, तो पार्टी ने जो भी जितनी मेरी योग्यता है, क्षमता है, जितने मेरे अंदर ऊर्जा है, उस पूरी ऊर्जा का उपयोग मैंने किया है। और अब मेरी पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम मुझे दिया है, मैं पूरी शिद्दत से कर रहा हूं और पूरे मनोयोग से कर रहा हूं। जितना मेरे अंदर दम है, मैं पूरा लगा रहा हूं। बीजेपी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है? क्या दिखा रहे हैं आप? क्या प्रदेश की जनता को कह रहे हैं कि ये हमने किया है? देखिए, सरकार हमारी पिछले 5 सालों से थी, और 5 सालों में हमारी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, और हर क्षेत्र में किए हैं। चाहे महिलाओं का क्षेत्र हो, नौजवानों का क्षेत्र हो, सड़कों का क्षेत्र हो, शिक्षा चिकित्सा का क्षेत्र हो, परिवहन का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बहुत काम हुए हैं। उन कामों को सरकार ने लगातार धरातल पर उतारा है। और पहले की जो सरकार थी 2017 से पहले, उस सरकार में बड़ी बड़ी घोषणाएं तो हुई, लेकिन धरातल पर कुछ उतरा नहीं।
हमारी सरकार में ये हुआ कि जो भी हमारी सरकार ने घोषणाएं करी या जो भी जिनका शिलान्यास किया, उनके सबके लोकार्पण हुए। जो योजनाएं शुरू हुई वो योजनाएं पूरी हुई, जो घोषणाएं हुई उनके शासनादेश निकले, वित्तीय प्रबंधन हुआ, उन पर सब पर काम शुरू हुआ। तो हमारी सरकार में और उस सरकार में बड़ा अंतर है और जनता इस फर्क को साफ महसूस करती है। हम सीधे सीधे काम करने पर विश्वास करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते नहीं है। सरकार ने, लोगों ने वो सरकार भी देखी है और ये सरकार भी देख रहे हैं। कुछ आंकड़े परेशान आपको करते हैं? एक, जैसे मैं आप ही के सरकार की तरफ से जो ये एक आंकड़ा पेश किया गया था जिसमें कहा गया कि 22 सरकारी विभागों ने वेलफेयर के लिए 40% से कम जो फंड आवंटित था उसको खर्च किया, और जिसमें कि सबसे कम बैकवर्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट सबसे खराब परफॉर्मेंस उसका रहा। देखिए, ये मैं बताऊं कि आंकड़े तो बहुत सारे लोग बहुत तरीके के पेश करते हैं, लेकिन हम आंकड़ों के साथ भी चल रहे हैं और आंकड़ों के आधार पर भी चल रहे हैं। तो इसमें हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में बहुत काम किया है। मैं पिछले 5 महीनों का आपको बता सकता हूं कि हमने इतनी तेज़ी से काम किया है कि सबके शासनादेश निकले हैं, सबकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हुई है, सब पर काम शुरू हो गए हैं और साथ में अभी चुनाव बिल्कुल एकदम नज़दीक है। ये पहली बार हो रहा है कि आज भी अभी इस समय कितना बज गया? 8 बज गया। अभी 2-2.5 घंटे तक और सचिवालय चलेगा हमारा। अच्छा। हाँ, पहली बार हो रहा है सर। आप पता करवा लीजिएगा, आपके तो सब यहाँ जानने वाले हैं जी। हाँ। कि अभी और समय काम चलेगा, यानी हाँ, कि आप एक अपनी कर्मठता, अपने हार्डवर्क को, मैं ये समझना चाहती हूँ कि अभी तक देखिए जितने भी कामकाज हुए, हर व्यक्ति का अपना एक अलग विजन होता है। हर मुख्यमंत्री अपनी एक तस्वीर सामने रखना चाहता है। पुष्कर सिंह धामी क्या करना चाहते हैं? क्योंकि आपके पास समय इतना कम है कि आप मुमकिन है अधिकतर घोषणाएं ही कर पाएं। नहीं, हमने घोषणाएं को साथ साथ उन घोषणाओं को जमीन पर भी उतारा है। देखिए, हम आए थे तो हमने कहा था कि हम जो हमारी आंगनबाड़ी में काम करने वाली कार्यकर्तियाँ हैं, मिनी आंगनबाड़ी हैं, उन सभी का हम मानदेय बढ़ाएंगे। हमने घोषणा करी थी और हमने मानदेय बढ़ाया। हमने कहा था हम आशा बहनों का मानदेय बढ़ाएंगे, हमने उनका मानदेय बढ़ाया। हमने कहा था हम उपनल के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाएंगे, हमने उनका मानदेय बढ़ाया। हमने कहा था उत्तराखंड आंदोलनकारियों का हम जो मिलने वाली पेंशन है उस पेंशन को बढ़ाएंगे, उनकी हमने पेंशन बढ़ा दी, उसके शासनादेश जारी कर दिए। हमने कहा था कि हम खेल विश्वविद्यालय बनाएंगे, हमने खेल विश्वविद्यालय बनाने का काम शुरू कर दिया है। उसका मतलब हमने निर्णय कर लिया है, हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से हमने जितने भी क्षेत्रों में जो भी हमने कहा था कि हम करेंगे, हम वो सब चीज़ों को धरातल पर ला रहे हैं। सीधे सीधे हम उनको शासनादेश निकाल रहे हैं, वित्तीय प्रबंधन कर रहे हैं और उन योजनाओं पर काम शुरू कर रहे हैं। कोई सा ऐसा हमने हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, हमने उनसे कहा था कि हम आपका जो गोल्डन कार्ड से संबंधित कैशलेस में जो उनको परेशानी आ रही थी उस परेशानी का हल करेंगे। हमने उन सब परेशानियों का हल कर दिया। यानी कि जो भी हमने कहा है हम कर रहे हैं। और जो भी घोषणाएं हमने पिछले दिनों कहा था कि हम स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड, इसके नाम से हम योजना चलाएंगे। 1 अक्टूबर को मैंने घोषणा करी थी पीठसेन में, और जिसमें हर गाँव में हम युवाओं के लिए एक ओपन जिम खोलेंगे और उसका हमने वित्तीय प्रबंधन कर दिया, पैसा हमने जारी कर दिया, हर जगह पर ये खुलने जा रहा है लगातार। मतलब मैं आपको गिनाऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, आपका सेशन इसी में ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने एक वानगी भर आपको दिखाई है, बताया है। तो हम जो कह रहे हैं हम कर रहे हैं और हम बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था एक बहुत कठिन प्रश्न रहता है यहाँ पर, किस तरीके से दूर दराज के गाँव अस्पतालों तक जा पाएँ, स्वास्थ्य को लेकर क्या कर पाएँ? नहीं, स्वास्थ्य को लेकर देखिए पिछले 5 सालों में जो डॉक्टरों की संख्या है वो दुगनी हुई है। पहले हमारे अस्पतालों में डॉक्टर नहीं थे, आज डॉक्टर पहुंचे हैं। और हमने भी, हमारी सरकार ने 207 प्रकार की जांचें निःशुल्क करने का हमने निर्णय लिया है। निःशुल्क जांचें हम CSC PSC में कर रहे हैं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि कोरोना की इस महामारी में हमारे प्रदेश के अंदर हर अस्पताल में जो औसतान इस्टेब्लिशमेंट है वो इस्टेब्लिशमेंट खूब बड़ा है। हर जगह पर ऑक्सीजन के प्लांट लग गए हैं, अस्पतालों में वेंटिलेटर लग गए हैं, ICU बेड बन गए हैं। जो सुविधाएं हमारी नहीं थी, इस कोरोना महामारी में वो सुविधाएं वहाँ तक पहुँच गई हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो हमारी आयुष्मान भारत योजना आई है, उस आयुष्मान भारत योजना ने उत्तराखंड के अभी तक 4 लाख लोगों को
पिछले सालों में लाभ पहुंचाने का काम हुआ है और इसमें हमने 500 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि उन लाभार्थियों के लिए खर्च की है। थोड़ा सा हमें पर्वतीय क्षेत्रों में अभी आयुष्मान योजना में ये परेशानी हो रही है कि वहाँ पर हमारे प्राइवेट अस्पताल कम हैं, तो हम जो प्राइवेट अस्पताल पीपीपी मोड में उनको भी जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो लोग खोलें, जिससे कि आयुष्मान योजना का उन लोगों को भी लाभ मिल पाए पहाड़ के क्षेत्रों में भी। तो हम लगातार स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए हमने मिशन खुशियों की सवारी अभी लॉन्च किया है, जिसमें बच्चे के पैदा होने पर उसको घर से लाने की व्यवस्था है, ले जाने की व्यवस्था है। जितनी सुविधाएं हो सकती हैं उन सुविधाओं को लगातार बढ़ाने पर हमारा जोर है। आपके जो विरोधी पार्टी के लोग आए आज मंच पे, उन लोगों ने कहा कि आप लोगों ने अस्पताल तो बनाए लेकिन वो रेफरल अस्पताल हैं, वहाँ जाइए तो आपसे कहा जाता है आप दिल्ली जाइए दिखाने। उनसे आपने पूछना चाहिए था कि वो भी सरकार में रहे, उस समय क्या थे वो। हमने तो बहुत सुधार किया है और वो तो देखिए प्रतिपक्ष में है, मैं उनका कोई बुरा भी नहीं मानता हूँ। उनकी आलोचनाओं का असर ये होता है कि उनके आलोचनाओं से हमें ऊर्जा मिलती है और काम करने की प्रेरणा मिलती है। कहीं कोई कमी है तो हम उसको सुधारने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है इस समय में। वो मुद्दा विहीन है, तमाम जो है पुराने मुद्दों को लेकर, घुसी पिटी बातों को लेकर जनता के सामने जा रहे हैं। जनता में उनको लेकर किसी प्रकार का कोई उत्साह नहीं है। केदारनाथ का जो पुनर्निर्माण हुआ वो किसने किया? कांग्रेस कहती है हरीश रावत ने किया और आप लोग बस उनके समय के किए हुए काम का श्रेय लूटना चाहते हैं। अच्छा, वो तो ये भी कह सकते हैं कि राम जन्मभूमि का मंदिर भी हमारे समय में से बनना शुरू हो गया था। नहीं, तो ये तो कहते ही है कि ताला उनके समय खुला। देखिए, मैंने कहा कि उनको तो मोदी जी जो भी काम करते हैं हर काम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना है। वो तो जो है मोदी जी गंगा में स्नान कर रहे थे, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे। मोदी जी ने काशी कॉरिडोर बना दिया, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। केदारनाथ में इतना बड़ा पुनर्निर्माण सैकड़ों वर्षों में जो किसी ने सोचा नहीं, वो मोदी जी के नेतृत्व में आज संपन्न हुआ है। और मैं सच कहूँ तो आदि गुरु शंकराचार्य जी के बाद सैकड़ों वर्षों बाद कोई भारत के अंदर ऐसा कर्मयोगी आए हैं जिन्होंने केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया, काशी का कॉरिडोर बनाया। और मैं स्वयं काशी गया था और काशी में मैंने जाकर देखा, और मैं इससे पहले सन 2002 में काशी गया था। और जब मैं 2002 में काशी गया था, उस समय अगर कोई भी शिव भक्त अगर भगवान विश्वनाथ जी पर वहाँ पर जल अर्पित करना चाहता है, जल चढ़ाना चाहता है, तो उसको डायरेक्ट आने का रास्ता नहीं मिलता था। अगर आप भी कहीं होंगे तो आपने भी देखा होगा। आज कितना बड़ा हाईवे बन गया है, सीधे कोई भी गंगा जी से गंगा जल लाकर सीधे भगवान को अर्पित कर सकता है। मैंने भी भगवान को वहाँ पर गंगा जल लाकर अर्पित किया। तो और जो रास्ता होता था मेन रोड से जाने का, वो कितना सकरा था, आज वो एक अलौकिक रूप ले चुका है। भव्य काशी, दिव्य काशी, अलौकिक काशी, नए रूप में काशी बन गई है। भगवान केदार जी का जो हमारा यहाँ पर प्रांगण है, वहाँ पर भी 400 करोड़ की योजनाओं से काम अभी चल रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है, लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी 5 नवंबर को आए थे। बहुत सारी योजनाएं वहाँ की अभी पूरी हो गई हैं। 225 करोड़ की योजनाएं पूरी हो गई हैं, 180 करोड़ की योजनाएं वहाँ चल रही हैं। 2 चरण का काम वहाँ पर चल रहा है, तीसरे चरण का काम भी अभी अप्रैल माह से शुरू होने वाला है। बद्रीनाथ जी में 250 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो चुकी है। हम लोगों ने मास्टर प्लान वहाँ का बना लिया है। जल्दी ही इस मौसम के बाद वहाँ पर भी जो है भगवान बद्रीशपुरी भी जो है बहुत ही दिव्य रूप लेने वाली है। और संजोग से मैं पिछले दिनों अयोध्या भी गया। मैंने अयोध्या में भी देखा कि वो कितना बड़ा विशाल प्रांगण और कितनी मशीनें ड्रिल करके नीचे से, वो कुछ रॉक इत्यादि आ गई थी उसके निर्माण कार्य में, तो वहाँ पर भी जो है इतना बड़ा स्थान बन रहा है कि वो केवल हिंदुस्तान का नहीं बल्कि भगवान राम का जो स्थान है वो दुनिया के लिए एक अलौकिक स्थान बनने जा रहा है। हर काम अद्भुत हो रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है सब। अच्छा, प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है कि जब आप मुख्यमंत्री बने थे तो आप मिलने पहुंचे उनसे, समय मिला 20 मिनट का, लेकिन 1 घंटे से कुछ अधिक समय आपने बिताया वहाँ पर। क्या बातें चल रही थी? देखिए, मैं सच बताऊँ आपको तो प्रधानमंत्री जी बहुत दयालु हैं और बहुत विजनरी हैं। वो कर्मयोगी हैं और ऐसा लगता नहीं है उनसे मिलकर कि आप दुनिया के सबसे बड़े नेता से मिल रहे हैं।
ऐसा लगता है कि जब भी हम उनसे मिलते हैं तो वो एक अभिभावक की तरह मार्गदर्शन करते हैं और बारीकी से हर चीज़ों को जानकारी भी लेते हैं, समझाते भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके अंदर जो मैंने देखा, मुख्य सेवक बनने के बाद मेरा जितनी बार भी उनसे भेंट हुई, हर बार मुझे लगता है कि वो परिश्रम की जो पराकाष्ठा होती है वो उनसे हम लोगों को सीखने को मिलती है और वही हमारा मार्गदर्शन करती है। हमारा पाथेय उनके उस व्यवहार से होता है। मैं आपको घटना बताता हूँ कि इस बार मुख्यमंत्री परिषद की 13 और 14 तारीख को काशी में हमारी बैठक थी मुख्यमंत्री परिषद की। और उस मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में हमारी बैठक रात्रि 8 बजे से प्रारंभ होती है और 12:30 बजे तक चलती है। अनौपचारिक बैठक, क्या बोलते हैं उसको, इनफॉर्मल बैठक। जो हमारे पास एक एजेंडा आया था उसमें था कि इनफॉर्मल बैठक होगी। और काशी में अभी मुख्यमंत्रियों की जो क्लास चल रही थी, हाँ, क्लास परिषद की बैठक थी, आप क्लास भी कह सकती हैं, आपको जो अच्छा लगे। हाँ, वहाँ सीखने को मिला हम लोगों को बहुत कुछ। माननीय प्रधानमंत्री जी से उनका मार्गदर्शन मिला। तो बैठक चलते चलते 12:30 बज गया। 12:30 बजे बैठक खत्म हुई और ये उस पर चल रही थी, क्रूज पर। तो वो क्रूज बीच में था, उसको किनारे लाते लाते मैं समझता हूँ कि आधे घंटे का समय लग गया। और प्रधानमंत्री जी भी खड़े रहे, हम लोग भी खड़े रहे उनके साथ। अब 1 बज गया रात का और जब प्रधानमंत्री जी सामने खड़े थे, बीच में योगी जी थे, उस पीछे मैं था थोड़ा सा, और सारे मुख्यमंत्री गण थे, तो जाने के लिए रास्ते में खड़े थे। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अभी एक कार्यक्रम मेरा और है, हम लोगों की तरफ देखकर। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि रात में 1 बजे कौन सा कार्यक्रम होगा। मैं थोड़ी देर के मतलब मेरा दिमाग उस तरफ गया नहीं। तो फिर वो खुद ही बोले, उन्होंने शायद ऐसा लगा कि इनको उत्सुकता हो रही होगी, तो बोले कि मैं रात में जो सारे प्रोजेक्ट यहाँ काशी के अंदर चल रहे हैं मैं उनको देखूंगा अब जाके, क्योंकि दिन में जाता हूँ तो लोगों को परेशानी होती है, इसलिए मैंने ये काम रात में करना शुरू किया है। और रात को लगभग उन्होंने 1.5 से 2 घंटा उन प्रोजेक्टों को देखा और पुनः प्रातः 8 बजे फिर से तैयार होकर आ गए। तो आप सोचिए, पूरे दिन भर काम, दिन भर सारे कार्यक्रम, दिन भर इतनी समीक्षाएं, इतने सरकारी काम, जनता से मिलना, उसके बाद फिर से जो है पुनः उसमें तो कितनी प्रेरणा देता है कि मोदी जी ने एक देश के अंदर एक नया वर्क कल्चर पैदा किया है कि अब काम करना पड़ेगा। और उसी का परिणाम है, जो लोग कभी धर्म की बात नहीं करते थे आज धर्म की बात करने लगे हैं। जो कर्म नहीं करते थे, कर्म से मतलब है कि काम नहीं करते थे, केवल बात करते थे, अब उनको भी मजबूरी में कुछ न कुछ करना पड़ रहा है। जो मंदिर नहीं जाते थे उनको मंदिर भी जाना पड़ रहा है। अब मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, मैं तो जनेऊ हमेशा पहनता हूँ, बचपन से मेरा यज्ञोपवीत संस्कार जब से हुआ है। और कुछ लोग अब जो है नकली जनेऊ भी पहनने लगे हैं। ये मोदी जी का ही असर है पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। अच्छा, वहाँ पर आप लोगों को अपना वो विजन पेश करना था कि आगे क्या करने वाले हैं, आपने क्या बताया उत्तराखंड को लेकर? नहीं, उसमें हमारा 4 विषयों को लेकर वहाँ पर था। एक था हमारा आयुष्मान भारत योजना, हर राज्य में कैसे चल रही है, उसकी समीक्षा के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसमें चुनौतियाँ क्या हैं, कितने लोगों को लाभ अभी तक मिल चुका है और हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उसमें हमारा आयुष्मान भारत योजना था, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों था, स्वामित्व योजना थी, और एक हमारी बेस्ट प्रैक्टिस थी। तो बेस्ट प्रैक्टिस में हमारे यहाँ से होम स्टे जो अपने घरों में लोग गेस्ट हाउस बना लेते हैं, अपने आने वाले जो पर्यटक हैं, अतिथि हैं, उन सभी को ठहराते हैं, जिससे कि उनको एक सस्ता घर भी मिल जाता, सस्ता रहने का स्थान भी मिल जाता है, और जिस घर में वो ठहरते हैं उस घर के लोगों को काम भी मिल जाता है, उनका भी रोजगार हो जाता है, आने वाले को भी सस्ता मिलता है, उत्तराखंड के कल्चर से जुड़ने का अवसर मिलता है। तो ये होम स्टे पर हमारा वहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में उसको लिया गया था।
तो ये प्रेजेंटेशन हमने दिया था और अभी हमारे यहाँ पर 8,000 लोग होम स्टे के माध्यम से रोजगार कर रहे हैं। लगभग 3700 लोग इसमें पंजीकृत हैं और आने वाले समय में हमने इसके लिए 2 सेंटर और बनाए हैं अभी क्यूरीबेटर से। एक हमारा अल्मोड़ा में बना है जो कुमाऊं क्षेत्र का है और गढ़वाल क्षेत्र का यहाँ कोटद्वार में हमने बनाया है। तो उसके माध्यम से लोगों को और कैसे उनको स्वरोजगार को बढ़ाया जाए, कैसे उनको अच्छे से लोन मिल जाए। एक चूँकि मैंने यहाँ से शुरू किया है कि एक आम आदमी, सामान्य आदमी जो काम करना चाहता है वो कैसे अपना काम शुरू करे, वो फॉर्म भरने की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ करे, किस प्रकार से उसको शुरू करे, कैसे उसको लोन मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारी जो कोई काम करना चाहता है तो आजकल बहुत सारी जानकारियाँ भी नहीं होती हैं, बहुत सारे तरीके नहीं पता होते हैं। तो इसको हमने शुरू किया है यहाँ पर। हम इसको बढ़ाने के लिए अभी प्रोत्साहन जो है, जो सब्सिडी है, उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट की थी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ। क्या प्रधानमंत्री से प्रेरित होने के कारण ही वो प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक कहते हैं, आप मुख्यमंत्री नहीं मुख्य सेवक कहते हैं खुद को? हाँ, सेवा करनी चाहिए। और देखिए, लोकतंत्र में सभी सेवक होते हैं, जिसको भी मौका मिलता है उनको अपने आप को सेवक समझना चाहिए। इसलिए मैं भी अपने आप को सेवक समझता हूँ। पर उत्तराखंड की इस परंपरा को देखते हुए आप क्या करेंगे? हालांकि बहुत छोटी परंपरा है कि एक बार एक सरकार, एक बार एक सरकार, तो इसको कैसे तोड़ पाएंगे आप? आपने देखा ना, मोदी जी के बनने के बाद सारे इतिहास बदल गए। नहीं, राजस्थान वाला नहीं बदल सारे पाया। इतिहास बदल गए और सब बदले। देखिए, आसाम में कभी सरकार भाजपा की नहीं बनती थी, हरियाणा में कभी सरकार भाजपा की नहीं बनती थी। जिन राज्यों में भी भाजपा की सरकार नहीं बनती थी वहाँ भाजपा की दोबारा सरकार बनी है। और मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड में भी ये मिथक टूटेगा और इस बार भाजपा की सरकार पहले से ज़्यादा बहुमत से बनेगी। मतलब आप भी 60 पार वाली बात कहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से 60 पार होगा। बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर जो उठ रहे हैं। एक तो उत्तराखंड की बात होती है तो राष्ट्रवाद का मुद्दा बड़ा हो जाता है। आप खुद एक सैनिक के पुत्र हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का फैक्टर आपको परेशान करता है? देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में जो मैं कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी का एजेंडा केवल चुनाव है और वो लोग चुनाव को लेकर आए हैं। जो सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का हिसाब मांगते थे, अभी दिल्ली में दंगे हुए, हमारे उत्तराखंड के भी दलबीर नेगी किस तरह से उनकी हत्या हुई, सारे उत्तराखंड के लोग जानते हैं। और उत्तराखंड के लोग बहुत स्वाभिमानी हैं, राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रभक्त हैं और हमेशा देश के साथ चलने वाले हैं। तो चुनावी एजेंडे को सब लोग जानते हैं। उनका एजेंडा केवल चुनाव तक है, उसके बाद कोई एजेंडा उनका चलने वाला नहीं है। और यहाँ के लोग जो मुफ्त की चीज़ें हैं उसको अपने स्वाभिमान से जोड़ते हैं, काम करने पर विश्वास करते हैं, मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं। इसलिए उनका एजेंडा यहाँ चलने वाला नहीं है। तो इसलिए मुफ्त नहीं, लेकिन 1 रुपए में नहीं। देखिए, जो ये पानी की योजना है, नहीं, पानी की योजना चूंकि हर घर नल और हर घर जल, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जल जीवन मिशन पूरे देश के लिए अंदर चलाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि बहुत सारी जगह पर लोग अधिक महंगा कनेक्शन होने के कारण से वो कनेक्शन नहीं लेते थे, इसलिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि वो लोग सब लोग कनेक्शन लें और स्वच्छ जल मिले, स्वच्छ पानी उनको पीने के लिए मिले। क्योंकि जितनी बीमारियां होती हैं उनमें से 60 से 70% बीमारियां दूषित पानी के कारण से होती हैं। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1 रुपये में जल, 1 रुपये में कनेक्शन, जल से नल और नल से जल, और शहरी क्षेत्रों में 100 रुपये में ये काम हमारी सरकार ने तय किया है कि दोनों क्षेत्रों में लोगों को शुद्ध पानी मिले। बताइए, जहाँ से सारी नदियों का स्रोत होता है वहाँ पर दिक्कतें आ जाती हैं लोगों को, इस तरह की पानी पीने के पानी की भी। लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें हमने देखी इस 1 साल में। एक समय था जब कहा जाता था कि मोदी सरकार किसी प्रेशर में नहीं आती है, कभी एक कदम उठा लेती है तो पीछे नहीं हटती है। केंद्र में हमने कृषि कानूनों को देखा, यहाँ पर हमने जो चारधाम देवस्थानम बोर्ड एक्ट को देखा। ये क्या था? आप गलती सुधार रहे थे, आप यू टर्न ले रहे थे, आप दबाव में ये कदम ले रहे थे, क्या था? देखिए, वो पुराना फैसला था और मैं जिस दिन से भी दायित्व मैंने काम करना शुरू किया उस दिन से मुझे बहुत सारे लोग, हमारे जनप्रतिनिधिगण, संत समाज के लोग, समाज के लोग, हमारे महापंचायत के लोग, हक हकूकधारी, तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज के लोग, रावल,
इत्यादि सभी लोग वहाँ से मुझे अलग अलग तरीके से उन्होंने अपनी अपनी बात मेरे सामने रखी। तो मैंने तत्काल कोई निर्णय नहीं लिया और मैंने कहा कि सबको सुनने के लिए एक हाई पावर कमेटी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं श्री मनोहर कांत ध्यानी जी, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई और उस कमेटी ने पूरे 3 महीने तक काम किया। 3 महीने तक काम करने के बाद उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट के बाद भी हमने मंत्रिमंडल की उप समिति गठित की। 3 मंत्रियों का एक समूह बनाया, उन्होंने भी उसका अध्ययन किया। उसका अध्ययन करने के बाद, सबकी बातें सुनने के बाद हमने निर्णय लिया कि तत्कालिक परिस्थितियों में चूँकि लोगों की अपनी अलग अलग उसमें बातें आई हैं, इसलिए हमने उस एक्ट को वापस लिया है, सबकी बात सुनकर एक सर्वसम्मति के आधार पर। जो पलायन का एक मुद्दा था, पिछली बार भी चुनावों में था, उससे पहले भी पहाड़ों में लोगों को छोड़कर जाना पड़ता है, परिस्थितियां विषम हो जाती हैं, कई लोग रोजगार न मिल पाने के कारण भी, कितना आप उसे कंट्रोल कर पाए? देखिए, उसके लिए हमने स्वरोजगार को बढ़ाने का काम शुरू किया है। उसके लिए हम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हमने शुरू की है, मुख्यमंत्री नैनो योजना शुरू की है। अभी मैं होम स्टे के बारे में आपको बता रहा था कि इस होम स्टे में आज 8,000 लोग रोजगार कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि इसको जो है हम लाखों तक पहुंचाएं और होम स्टे हमारे लिए आगे आने वाले समय में इकोलॉजी के साथ यहाँ की आर्थिकी, इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। उसको हम बढ़ाने वाले हैं। स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए हमने काम किया है। अभी हमने जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं, स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, क्लस्टर, इस पर राष्ट्रीय आजीविका मिशन में बहुत सारे समूह काम करते हैं और ये लाखों लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम करते हैं। उनको भी हमने जो है 119 करोड़ रुपए का एक पैकेज अभी कोरोना महामारी के दौरान दिया, जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़े हों। हम हर क्षेत्र में रोजगार बढ़े और लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना है, उसके लिए अभी रोजगार के मेले भी लगा रहे हैं। आज भी मैं हल्द्वानी में था, आज भी हमने लगभग 1100 बच्चों ने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था। सभी के लिए हम वहाँ पर रोजगार को, सारे यहाँ की फैक्ट्री जितनी भी चलती हैं, यहाँ के उद्योग समूह चलते हैं, उनसे भी हमने बात की है कि अपने यहाँ जितनी आपके यहाँ पोस्टें वैकेंट होती हैं उनको आप भरने की व्यवस्था करिए, यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के मेले लगाइए। तो इस प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ पिछले आंकड़े देखने के बाद भी और सारी चीज़ों को, ज़मीनी हकीकत को देखने के बाद, अभी 24,000 हमारे यहाँ पद खाली हैं। पद खाली थे जब मैंने काम करना शुरू किया, उस पर हमने भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। पहले दिन से हमने तय किया कि हम 24 के 24,000 पदों को भरेंगे, लेकिन ये 24,000 पदों से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये संख्या जो बेरोजगारों की है वो लाखों में है। उसके लिए हमें जो है ये स्वरोजगार के काम, ये जो हम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हमने शुरू की है, नैनो योजना शुरू की है, छोटी योजनाएं, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन की योजनाएं शुरू की हैं, होम स्टे की योजना है, इन सभी योजनाओं को हम बढ़ाने पर पूरा जोर दे रहे हैं, जिससे कि लोग स्वरोजगार से जुड़े, तभी पलायन रुक पाएगा। मतलब आप इसे वर्क इन प्रोग्रेस मान रहे हैं? आप लक्ष्य रखा है आपने कि हाँ, लक्ष्य रखा है हमने लक्ष्य रखा है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 वर्ष का होगा, आज हमारा राज्य 21 वर्ष पूरे कर चुका है, जब 25 वर्ष का हमारा राज्य होगा तो हमने बोधिसत्व कार्यक्रम शुरू किया है, विचारों की श्रृंखला। और उस बोधिसत्व कार्यक्रम में हमने देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, जिनकी विशिष्टताएं हैं, जिन्होंने बहुत सारा अनुभव प्राप्त किया है और नीति आयोग के लोग हैं, उनके सलाहकार हैं, भारत सरकार में जो अपनी सलाह देते हैं वो हैं, विभिन्न क्षेत्रों में, यहाँ पर्यावरण के क्षेत्र में, जलवायु के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, जिन्होंने बहुत लंबा अनुभव प्राप्त किया है, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सारे लोगों को विचारों की श्रृंखला में 4 श्रृंखलाएं हम इसके लिए आयोजित कर चुके हैं। और उसके माध्यम से और उसके साथ साथ हमने सरकारी विभागों को भी अगले 10 साल का हमने उनसे रोड मैप मांगा है, उनसे एक विजन डॉक्यूमेंट मांगा है सभी विभागों का। उसके आधार पर हम एक कार्य योजना तैयार कर रहे हैं कि 2025 में जब हम राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, तो उस समय हम हिंदुस्तान के सबसे अग्रणी राज्यों में से कैसे बने, उस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। जो सबसे बड़े और सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं बीजेपी सरकारों पर, वो ये लगते हैं कि आप लोग विकास की राजनीति नहीं करते, धर्म की राजनीति करते हैं। और इस कारण उत्तराखंड पर जब ये सवाल उठते हैं तो एंटी कन्वर्जन बिल को और कड़ा करने की आवश्यकता क्या इस समय आपको महसूस हो रही थी?
हाँ, निश्चित रूप से ये तो मजबूत होना चाहिए, क्योंकि देखिए उत्तराखंड का ये पर्यावरण की दृष्टि से, यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से इसको हम मजबूती से लागू करेंगे। खतरा ऐसा दिख रहा था कि वो सरकारी सर्कुलर भी देखा हाँ, हमने, जनसंख्या का घनत्व तो बढ़ रहा है और आपराधिक गतिविधियां न बढ़ें, ये शांत है, यहाँ पर लोग जो है शांति से रहना चाहते हैं, पीसफुल रहना चाहते हैं, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से यहाँ पर जो है हर प्रकार की मजबूती है, उसका स्वरूप बिगड़े ना, इसलिए उसको और मजबूती से काम करने की ज़रूरत है। और हमने कहा है कि हम जो है उसको और कड़े रूप में लाएंगे। कि एक आबादी, एक समुदाय की क्यों बढ़ रही है? नहीं, देखिए उससे कई चीज़ें हैं। हमने कहा है कि जो लोग भी यहाँ पर आके बस रहे हैं बाहर से, निश्चित रूप से उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, उनके बारे में वेरिफिकेशन होना चाहिए और उनके पीछे की जांच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी आकर बस गए हैं जिनके रिकॉर्ड पहले खराब रहे हैं, लेकिन जानकारी न होने के कारण से कई बार अपराध करते हैं, कई प्रकार की गतिविधियां करते हैं, बाद में हम उनको ढूंढते रह जाते हैं। इसलिए हमने इस प्रकार की चीज़ों को कराया। और चूँकि जिस प्रकार से हमारा प्रदेश शांत प्रदेश है, उसको किसी अन्य चीज़ों से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। मतलब वो धार्मिक एंगल नहीं है, आपराधिक एंगल है, आप कह रहे हैं इसका? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ की शांति की दृष्टि से, यहाँ पर अपराध और कानून की व्यवस्था बिगड़े ना, उस दृष्टि से उसको देखना चाहिए। दावी जी, अगर धर्म संसद बहुत चर्चा में आया, जिस तरीके से दिसंबर में जो आयोजित हुआ वहाँ पर कुछ बयान हुए, और भी कई बयान हुए कुछ मुसलमानों के खिलाफ, कुछ क्रिसमस मनाने पर धमकी देने की लेकर, इसको लेकर आपका स्टैंड क्या है? नहीं, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ और सारे धर्म हमारे को, हम सभी धर्मों के प्रति जो है उदार हैं और कहीं ऐसी बात नहीं है। अगर कहीं पर हम सभी की सुरक्षा के लिए, सभी की शांति के लिए, सभी की सद्भावना के लिए हम लगातार काम करते हैं और ऐसा कोई हमारा मत नहीं है। हमारी सरकार न्याय के सिद्धांत पर काम करती है, तुष्टिकरण के आधार पर नहीं। पर ऐसे बयान सही हैं दिए जाना ऐसे मंचों पर? नहीं, मैंने कहा कि हम सरकार के स्तर पर जहाँ पर भी आएगा हम न्याय के सिद्धांत पर काम करते हैं, हम तुष्टिकरण की बात नहीं करते हैं। एक और मुद्दा पलायन की ही तरह जिसको लेकर हमेशा यहाँ पर चर्चा होती है, वो होता है पहाड़ वर्सेस प्लेन्स का, जो एक बड़ा एक मैं कहूँगी मनमुटाव सा हो जाता है, ऐसा लगता है कि नहीं। और बहुत लोग कहते हैं कि जब तक गैरसैंण में पूरी तरीके से नहीं हो जाएगी राजधानी, जब तक नेता वहाँ नहीं रहने लेंगे तब तक उन्हें पता नहीं होगा कि पहाड़ों की समस्याएं क्या होती हैं। तो उस बाबत कुछ नहीं, हमारी सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दी है और अब काफ़ी काम ग्रीष्मकालीन राजधानी से चलेगा। हमारी सरकार है पहली सरकार जिसने हिम्मत करी कि उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करी और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि गैरसैंण हमारे लिए, सभी लोगों के लिए एक हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ केंद्र है और उसको हर संभव वहाँ की जितनी भी विकास की संभावनाएं हैं, जो भी संभावनाएं वहाँ पर खोजी जा सकती हैं, उसको केंद्र बिंदु में रखकर हम आगे बढ़ाएंगे उसको। एक प्राकृतिक तौर पर जितना आशीर्वाद है उत्तराखंड को, उतना ही एक कोप भी प्रकृति का फूटता है। क्या एक मुख्यमंत्री के तौर पर आप समझते हैं कि इसका कुछ समाधान हो सकता है? कुछ ऐसा हो सकता है कि जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई आपदा आएगी या कोई तस्वीर सामने आती है, सबके मन में अविश्वास आ जाता है। जो राज्य पर्यटन पर चल रहा होता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा धक्का, लोगों को हर तरफ से जीवन भी बाधित और अर्थव्यवस्था भी बाधित। कुछ आप सोच पाए उस दिशा में? देखिए, इस बार 2013 में आपदा आई थी, बहुत नुकसान हुआ था। उसके बाद इस वर्ष 2021 में 18 और 19 अक्टूबर को हमारे यहाँ पर वर्षा के भी सारे रिकॉर्ड टूटे और नुकसान के भी सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री जी ने मुझे फ़ोन करके जानकारी ली, तो हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग फंसे हुए थे बहुत सारे स्थानों पर। उन्होंने 3 सेना के हेलीकॉप्टर यहाँ पर भेजे, उससे सभी को निकाला गया। माननीय गृह मंत्री जी का भी अगले दिन दौरा हुआ, उन्होंने सारी समीक्षा की और हमें ये बात 17 तारीख को पता लगी प्रातःकाल कि कल इतनी बड़ी आपदा आने वाली है। मौसम विभाग ने हमको जानकारी दी, तो हमने सारे जिलाधिकारियों को, सारे पुलिस के अधिकारियों को, आपदा प्रबंधन के अधिकारियों को, सबको हमने अलर्ट मोड में रखा। और जो यात्री हमारे यहाँ आए हुए थे, 1 लाख से भी ज़्यादा यात्री थे उस दिन जिनकी बात आप कर रही हैं, सभी को हमने कहा कि आप अपने अपने स्थानों पर रुक जाएं, कल और परसों 2 दिन 18 और 19 को यात्रा न करें। उसका परिणाम ये हुआ कि उसमें 1 लाख से भी ज़्यादा यात्रियों में से एक यात्री भी हताहत नहीं हुआ।
एक को भी नुकसान नहीं हुआ, सारे के सारे सुरक्षित यहाँ से निकल कर गए। और हमने ये अनुरोध किया है हमारी भारत की सरकार से कि हमारे लिए यहाँ पर आपदा प्रबंधन का कोई अनुसंधान केंद्र, कोई इस प्रकार का केंद्र यहाँ पर बनाया जाए, जिससे कि इस प्रकार की जो आपदाएं आती हैं, चूँकि हमारे यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हर वर्ष हमको इनका सामना करना पड़ता है। भूस्खलन है, आपदाएं हैं, बड़ी वृष्टि है, इससे बहुत नुकसान होता है हमारा। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि जल्दी भारत सरकार की ओर से इस पर कार्रवाई होगी और ये आपदा प्रबंधन का ये केंद्र, ये अनुसंधान केंद्र, ये केवल उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि ये पूरे देश के काम आएगा भविष्य। किसान आंदोलन का असर दिखता है आपको? भले कानून वापस हुए लेकिन उधम सिंह नगर तो काफ़ी प्रभावित रहा था उस समय, कई आंदोलनकारी उसमें से थे, एक ने जान भी गंवाई थी। नहीं, अब जब कानूनी वापस हो गया है तो अब सारे किसान हैं और मैं भी खुद भी किसान हूँ। हम लोग किसानों के लिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी सोच है किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। अभी तक 9,09,000 किसानों को यहाँ पर किसान सम्मान निधि का लाभ मिल चुका है। किसानों को लगातार उनके जीवन में वृद्धि हो, उनको अच्छे अनुसंधान से अच्छी चीज़ें मिलें, अच्छे उनको बीज मिलें, अच्छे उनको उनके दाम मिलें, उसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और चाहे हमारा पर्वतीय क्षेत्र का किसान हो, चाहे मैदानी क्षेत्र का किसान हो, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है यहाँ भी। और किसानों के क्षेत्र में हमारी सरकार को बहुत सारे क्षेत्रों में अभी भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर प्रोत्साहन भी मिला है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। हर क्षेत्र में हम सब्सिडी भी बढ़ा रहे हैं, फार्म बैंकिंग भी बढ़ा रहे हैं, लगातार हम उस पर काम कर रहे हैं। कानून वापसी से क्या मन मुटाव वापसी भी हो जाता है, चाहे देवस्थानम हो या फिर ये कृषि कानून हो? देखिए, कुछ काम केवल वोटों के लिए नहीं किए जाते हैं, कुछ काम समाज के लिए, देश के लिए किए जाते हैं। पर अगर वोटों से पहले किए जाएं तो वोटों के लिए करने का तो नहीं, हमने जो भी देवस्थानम बोर्ड वापस लिया है तो ये केवल चुनाव को ध्यान में देखकर नहीं किया है। मन से चाहते थे पहले भी? हाँ, मैंने निर्णय किया कि वापस होना चाहिए, इसलिए हमने वापस किया। एक महंगाई का मुद्दा भी लोगों को बहुत परेशान करता है। डीजल की जो कीमत होती है और खासकर जो पहाड़ों में रहते हैं लोग, वो एक बहुत बड़ी समस्या है सब। अभी हमने डीजल और पेट्रोल दोनों पर 12-12 रुपया कम किया है उत्तराखंड के अंदर, और जितना मैक्सिमम कम हो सकता था हमने किया है। ये भी चुनावी फैसला नहीं है? चुनाव तो दूर था, अभी हमने दीपावली के समय पे कर लिया था। ये दीपावली में तोहफा दिया था लोगों जी जी। तो चुनावी आहट तो फिर भी रहती है धामी जी? देखिए, हमेशा जो फैसले लिए जाते हैं, मैं प्रदेश में हूँ तो मैं प्रदेश के हित में लूँगा, प्रदेशवासियों के हित में लूँगा। अपने प्रदेशवासियों को अधिकतम जो भी राहत दी जा सकती है हर सरकार देने की कोशिश करती है, वो हमने करी है। इस समय कोई सबसे बड़ी चुनौती जो आपको नजर आ रही हो? हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अभी पिछले 5 सालों में 1 लाख करोड़ की योजनाएं जो है उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने यहाँ के लिए की हैं, और राज्य सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं हमने शुरू की हैं। वो सारी योजनाएं ठीक प्रकार से धरातल पर उतर जाएं, ठीक प्रकार से उनका क्रियान्वयन हो पाए। और जैसे आयुष्मान भारत योजना है, हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना है, स्वामित्व योजना है, इन सभी योजनाओं पर, स्वच्छ भारत अभियान की योजनाएं हैं, स्वच्छ भारत की योजनाएं हैं, वो सारी योजनाएं हमारी धरातल पर उतरें, ठीक प्रकार से लोगों तक पहुँचे। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। अभी गरीब कल्याण अन्न राशन योजना जो चल रही है, पहले नवंबर तक थी। भारत सरकार ने, मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने उस योजना को मार्च 2022 तक जो है जारी कर दिया है। और हमारी सरकार ने भी जो NFSA में 10 किलो गेहूँ और 10 किलो चावल मिलता है, उनको हमने भी जो है मार्च 2022 तक उसको चालू कर दिया है। तो ये सब जो योजनाएं चल रही हैं उनको धरातल पर उतारना, अनवरत रूप से विकास चले, अनवरत रूप से लोगों का काम चले, यहाँ के नौजवानों का पलायन रुके, उनको रोजगार मिले और स्वास्थ्य की सुविधाएं ठीक से मिले। जो पिछले कई सालों से जो है, जो जिस कल्पना के साथ हमारा राज्य बना था कि ऊर्जा के क्षेत्र में हाइड्रो की योजनाएं बने, पर्यटन के क्षेत्र में और तेज़ी से काम हो, हमारी सड़कें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी हैं इन सालों में। जो ऑल वेदर रोडें बनी हैं, भारतमाला श्रृंखला की जो रोडें हैं वो बन रही हैं, हवाई यात्रा हमारी और सुचारू रूप से चले, सुगम हो, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। ये हमारी चुनौती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर्णप्रयाग से ऋषिकेश 125 किलोमीटर की रेल लाइन बन रही है।
उस रेल लाइन का काम करना भी बहुत बड़ी चुनौती है, जल्दी से जल्दी वो पूरा हो। इन सब कामों को कांग्रेस की और हरीश रावत की चुनौती आपको नहीं बड़ी लग रही है? नहीं, वो तो केवल चुनाव के लिए आए हैं, 4.5 साल तक कभी दिखाई नहीं दिए, अब दिख रहे हो। धामी जी, जब अभी हमने CDS जनरल बिपिन रावत को खोया, उनके गांव की तस्वीरें हमने बहुत दिखाई और उनके गांव में सब बोलते थे कि वो अपने गांव के लिए एक सपना लेकर उन्होंने रखा था, वहाँ पर सड़क हो या स्कूल हो, उसका निर्माण। इसके बारे में आपने सोचा है? हम उनके गांव की सड़क बनाएंगे और कोटद्वार से उनके गांव को जाने वाली एक और सड़क है 32 किलोमीटर की, हम उस सड़क को भी उनके गांव से जोड़ेंगे। उनके गांव में हमने एक अच्छा जो जन मिलन केंद्र है वो बनाने का भी जो है प्रस्ताव किया है, उसको भी हम बनाएंगे। जनरल रावत हमारे मान सम्मान थे और पूरे देश के, चूँकि पूरे देश का उनका जाना जो है पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है और उत्तराखंड की बहुत क्षति हुई है। मैं व्यक्तिगत रूप से मेरे को भी बहुत ज़्यादा क्षति हुई है, क्योंकि एक सैनिक पुत्र होने के नाते वो हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते थे और बहुत सारे कार्यक्रम मेरे उनके साथ होने वाले थे अभी। और मेरे पिताजी महार रेजिमेंट सेंटर, उनकी जो सेंटर है उनके पलटन का, वो सागर में है, मध्य प्रदेश में। तो मुझे उनके साथ इसी माह जाना था। उसके अलावा 4 कार्यक्रम उत्तराखंड के अंदर उनके साथ मेरे साथ बने हुए थे। कभी लगता ही नहीं था कि हम इतने बड़े व्यक्ति से मिल रहे हैं, इतनी सरलता से, और हमेशा जिंदा दिल इंसान थे। तो उनके जितने भी सपने हैं, जितने उनकी सोच थी, उनके अनुरूप हम निश्चित रूप से काम करेंगे। और ये हमारे मन में, उनके जिंदा जीते जी भी हम उनके साथ थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, तब भी हम उनके साथ हैं। लेकिन कुछ दल ऐसे भी हैं, जब वो जिंदा थे उस समय में उनका अपमान करते थे, कहते थे जनरल रावत गली के गुंडे हैं। आज चुनाव नज़दीक देखकर वो लोग बड़े बड़े पोस्टर लगाकर रैलियां कर रहे हैं, तो उत्तराखंड की जनता उनको भी भली भांति देख रही है कि जनरल रावत के सपने के लिए सिर्फ उत्तराखंड नहीं, समूचा देश आपकी तरफ दिखेगा कि अगर आप। हाँ, निश्चित रूप से हम जो है जनरल रावत के सपनों के साथ चलेंगे जी। लेकिन राजनीतिक सवाल पर आते हुए ही मैं इस चर्चा का अंत करना चाहूँगी, और वो ये कि एक युवा CM युवा सरकार, इस बार 60 पार, यही आप लोग नारा इस बार दे रहे हैं। नए इरादे युवा सरकार, अब की बार 60 पार। अच्छा जी। जब आप उत्तराखंड की जनता को एक नए चेहरे के साथ एक युवा CM जब भरोसा दिलाने की कोशिश करता है, सामने मेरा ख्याल है 73 साल के हैं हरीश रावत, आम आदमी पार्टी के कर्नल कोटियाल हैं, जो कि फौज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ऐसे स्टेट में जहां पर अधिकतर फौजी रहते हैं। आपका सबसे बड़ा भरोसा क्या होगा? क्या आप उत्तराखंड की जनता को कहेंगे? नहीं, मैं उत्तराखंड की जनता से केवल इतना ही मेरा निवेदन है कि उन्होंने पिछले 5 महीनों का मेरा काम देखा है, मैं कितनी लगन से लगा हूँ। मैंने कोशिश की है कि आप भी कह सकती थी, आपने ये प्रश्न नहीं पूछा, वैसे सभी जगह मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि आपको समय बहुत कम मिला। नहीं, मैंने शुरुआती इस सवाल से किया था जी। 2 ओवर में कैसे बैटिंग कर लेंगे? हाँ, आपने दूसरे तरीके से पूछा, डायरेक्ट नहीं पूछा आपने जी। तो सभी जगह जहाँ भी मैं जाता हूँ तो मुझसे लोग यही पूछते हैं कि आपको समय बहुत कम मिला। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि मुझे जितना भी समय मिला, मैंने पूरे प्राणों प्रण से, मेरे अंदर जितनी ताकत है, जितने मेरे अंदर सामर्थ्य है, जितने मेरे अंदर ऊर्जा है, मैंने एक एक पल और एक एक क्षण पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे प्राणों प्रण से, पूरी मेहनत से मैंने उत्तराखंड की 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों को समर्पित किया है। यही मेरा भाव है, इसके सिवाय मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैंने जो योजनाएं की हैं, मैंने जो भी काम किया है, मैं सारे उत्तराखंड की जनता को समर्पित करता हूँ। इसका मैं कोई श्रेय भी नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि अगर उत्तराखंड की जनता, मेरे क्षेत्र की जनता अगर मुझे विधानसभा का सदस्य नहीं बनाती, मुझे अपना आशीर्वाद नहीं देती, तो मुझे मौका नहीं मिलता। उत्तराखंड की जनता का भरपूर समर्थन, भरपूर आशीर्वाद, माताओं बहनों का, नौजवानों का, बड़े बुजुर्गों का, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, मैं उत्तराखंड के अधिकांश स्थानों पर जा चुका हूँ। मैंने कोशिश करी है कि एक मुख्यमंत्री अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में जितना भ्रमण करते हैं, जितना लोगों के बीच में जाते हैं, मैंने कोशिश करी है जो समय मुझे मिला है मैं उसको उसी समय में पूरा करूं।
और इसके लिए मेरा प्रत्येक दिन रहता है। प्रत्येक दिन मैं कम से कम 2 जिलों में जाता हूँ रोज का, और जनसंवाद करता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ। जो मैं कर सकता हूँ इतने समय में, जो मैं कर सका हूँ मैंने कोशिश की है उसको करूँ। अब समय जितना मिला है उतना ही हो सकता है, उसको बढ़ाया तो नहीं जा सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, हमारी इस मंच पर। धन्यवाद।